हेलो मेरे दोस्त, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कच्चे धागे पर। डेली हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हम सभी एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे जो उनका सॉल्यूशन भी साथ में करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आपके सामने है, मिट्टी की परत में अधिकतम मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? मिट्टी की परत में अधिकतम मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो बताइए कि मिट्टी के परत में अधिकतम मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। 1 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी के परत में 46.8% होता है और सिलिकॉन की मात्रा आपके मिट्टी के परत में 27.2% होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, कांग्रेस के नरम पत्थी और चरम पत्थी गुटों के विभाजन के समय सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो बताइए आप लोग की सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता हुआ था कांग्रेस का, वो किसने किया था? रास बिहारी घोष, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो सूरत का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, वो उसका अध्यक्षता किसने किया था? चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रास बिहारी घोष। और ये कब हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आपका 1907 में हुआ था। देखिए दादा भाई नौरोजी जो थे, ये भी अध्यक्षता किए थे कांग्रेस का। कब? 1886 में किए थे। 3 बार अध्यक्ष बने थे, 1893 में और 1 बार और 1906 में। लेकिन 1907 में रास बिहारी घोष ने कर लिए थे। और सरदार पटेल थे, वो 1 बार 1931 में, वो भी कराची अधिवेशन में। कराची अधिवेशन में 1931 में सरदार पटेल जी अध्यक्ष बने हुए थे। और जवाहरलाल नेहरू की बात है तो ये 2 बार बने थे, 1929 और 1936 में। 1929 में और 1936 में 2 बार बने हुए थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। बताइए कौन सा है सही आंसर इसका? खरोष्टी, पटनी, ब्राह्मी, तमिल। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपठनीय। क्या होगा इसका सही आंसर? अपठनीय हो जाएगा, 2 नंबर। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि था वो पढ़ने लायक नहीं था। तो ये समझिए, यह अपठनीय था, जिसको पढ़ा नहीं जा सके। देखिए इसका दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो सिंधु नदी और सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था। सिंधु और सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देख लीजिए एक और चीज, इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन नगर था जो 2014 में खोजा गया। कब खोजा गया था? 2014 में खोजा गया। जो सबसे प्राचीन नगर है उसका नाम क्या है? देखिए इसका नाम है भीरडाना।
भिरडाना, जो 2014 में अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर खोजा गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, महाराणा रंजीत सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। उन्होंने एक बार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा धारण किया था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कभी नहीं हारे थे। या चिलियान वाला के युद्ध के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह सभी सही है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, महाराणा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब प्रांत के राजा थे। कहाँ के राजा थे? पंजाब प्रांत के राजा थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1780 में हुआ था। इनका जन्म 1780 में हुआ था। चलिए देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 आपका। ये सभी सही है। उन्होंने एक बार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा धारण किया था। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंग्रेजों से कभी नहीं हारे थे। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो अंग्रेजों से कभी नहीं हारे थे। और चिलियावाला के युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 13 जनवरी कब? 1849 को हुआ था। चिलियानवाला के युद्ध कब हुआ था? 13 जनवरी 1849 को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन है? तो बताइए कि प्लाज्मा के मुख्य प्रोटीन इनमें से कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। हीमोग्लोबिन, एल्बुमिन, मायोग्लोबिन, लिपोप्रोटीन। तो बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए, प्लाज्मा एक प्रकार का क्या है? प्लाज्मा एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। प्लाज्मा में मुख्य प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन। कौन सा है? एल्बुमिन है। प्लाज्मा भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और इसका देखिए, प्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था इरविंग लैंगम्यूर। इन्होंने प्लाज्मा का सबसे पहले नामकरण किया था। और रक्त द्रव में 55% भाग जो होता है प्लाज्मा का होता है। 55% भाग रक्त में किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और हीमोग्लोबिन हम लोग का शरीर में क्या करता है? हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन करता है शरीर में हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, आता है क्वेश्चन। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से गैल्क्टोज का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो बताइए कि सबसे अच्छा स्रोत इसका कौन सा है? आम, शहद, दूध या अनानास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूध। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूध। इसके बारे में थोड़ा जानकारी हम ले लेते हैं। आइए यहाँ से गैल्क्टोज है ना, इसके यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं आगे। देखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से क्या होता है? सुक्रोज बनता है। क्या होता है? सुक्रोज बनता है। ये सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ना में। किसमें? गन्ना में पाया जाता है। गन्ना में पाया जाता है सुक्रोज। और देखिए, ग्लूकोज और गैल्क्टोज जो हम लोग के क्वेश्चन में था, गैल्क्टोज, ये ग्लूकोज के साथ मिलने से क्या बनता है? माल्टोज बनता है। क्या बनता है? सॉरी, माल्टोज नहीं बनता है, ये माल्टोज नहीं बनता है, बनता है लैक्टोज। क्या बनता है? लैक्टोज बनता है। लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस्पिरिन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया? तो बताइए आप लोग कि एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, लियो एच बैकलैंड, फेलिक्स हॉफमैन, रूडोल्फ डीजल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? एस्पिरिन का आविष्कार फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। किसने किया था? फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। और ओपेनहाइमर किसने किया था? ओपेनहाइमर किसका किया था? आपका परमाणु बम का। किसका? परमाणु बम का। ये भी याद रखिएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपेनहाइमर। और बैकलैंड किसका किया था? बैकलैंड बैकलाइट का। इसका बैकलाइट का। बैकलाइट का आविष्कार बैकलैंड ने किया था। और रूडोल्फ डीजल आपको पता है, ये डीजल इंजन का रूडोल्फ डीजल ने किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो बताइए कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के लेकर बंटवारे के लिए लेकर विवाद है अभी तक? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोसी, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, बागमती। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोगों को पता होगा शायद। इसका सही आंसर होगा तीस्ता नदी। क्या होगा? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को लेकर ही भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। कहाँ से? सिक्किम से निकलती है। सिक्किम से निकलती है और जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा तीस्ता नदी को कहा जाता है। सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा। क्या? जीवन रेखा कहा जाता है। सिक्किम और उत्तरी बंगाल के जीवन रेखा कहा जाता है इसको, तीस्ता नदी को। और देखिए कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोसी नदी निकलती है हमारा नेपाल में हिमालय से। कहाँ से? नेपाल में हिमालय से निकलती है। कौन सा नदी? कोसी नदी। नेपाल में हिमालय से निकलती है कोसी नदी। और ये कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार में बिहार का अभिशाप कहा जाता है, क्योंकि जब भी कोसी नदी में पानी बहुत ज्यादा आता है तो क्या होता है? बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ की आशंका पैदा हो जाता है। इसीलिए इसको बिहार का अभिशाप कहा जाता है, कोसी नदी को। और बागमती नदी, देखिए बागमती नदी पर एक क्वेश्चन आता है, काठमांडू। क्या? काठमांडू आप लोग जानते होंगे, जो नेपाल में है। काठमांडू ये बसा है। काठमांडू बसा है किस पर? बागमती नदी पर। और बागमती कहाँ से निकलता है? बागद्वार से। कहाँ से? बागद्वार से निकलता है। कौन? बागमती नदी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? देखिए रियो शिखर सम्मेलन को ही कहा जाता है क्या? रियो शिखर सम्मेलन को ही कहा जाता है क्या? पृथ्वी सम्मेलन। तो आप लोग गड़बड़ मत होइएगा, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, रियो शिखर सम्मेलन का। चलिए बताइए कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है और ये कहाँ हुआ था? 1992 में ब्राजील का एक शहर था। ब्राजील का शहर, उसका नाम क्या था? रियो डी जेनरियो लिख देते हैं। रियो डी जेनरियो यहाँ पर हुआ था, इसीलिए इसको रियो शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। तो बताइए कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? देखिए
रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जैव विविधता पर सम्मेलन था। जैव विविधता पर सम्मेलन था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बताइए आप लोग कि इसका स्थापना कब किया गया था? 1921, 1930, 1935 या 1955? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? देखिए 1955 में बहुत लड़के सोच रहे हैं उसके 1955 होगा, लेकिन नहीं। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय स्टेट बैंक है उसका किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये हुआ था 1955 में, ठीक है। इंपीरियल बैंक का हुआ था 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। कब ये हुआ था? 27 जनवरी 1921। 27 जनवरी 1921 को हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। और किसने किया था? जे एम किन्स के द्वारा किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बन गया? चलिए बताइए कि जो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने ही लिखा था वंदे मातरम। ये एक उपन्यास था आनंद मठ के ही उपन्यास में एक कविता था वंदे मातरम, वहीं से लिया गया था। तो बताइए कि ये लोकप्रिय कब बना वंदे मातरम? ये बना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब बना? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बन गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेकिन देखिए वंदे मातरम का एक अर्थ होता है। वंदे मातरम का क्या अर्थ होता है? चलिए हम बताते हैं आज आपको। वंदे मातरम का अर्थ होता है, जान लीजिए, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ माँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ माँ, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ माँ। ये शाब्दिक अर्थ होता है किसका? वंदे मातरम का। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है। योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नीचे दिया गया ऑप्शन मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा। तो बताइए कि कौन सा सही होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, योसंग त्योहार माना जाता है आपको मणिपुर में। कहाँ माना जाता है? मणिपुर में। और देखिए महाराष्ट्र में को क्या माना जाता है? आप लोगों को पता होगा, गणेश। यहाँ का सबसे फेमस है गणेश चतुर्थी। और झारखंड का कर्मा पर्व यहाँ का फेमस है, कर्मा पर्व। और गोवा का आपको कर्निल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्नविल, ये हो जाएगा। कार्निवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्निवल त्योहार कहाँ का है? गोवा का फेमस है। कार्निवल त्योहार गोवा का फेमस है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे पर है? जलपाईगुड़ी जो है किस नदी के तट पर है? तो बताइए, गंगा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
गंगा, यमुना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। जलपाईगुड़ी किस नदी के तट पर है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। क्या हो जाएगा? तीस्ता नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। देखिए जलपाईगुड़ी में एक और नदी है, जलपाईगुड़ी में एक और नदी है, उसका नाम क्या है? कराला नदी। क्या? कराला नदी। कराला नदी। कराला नदी को जलपाईगुड़ी में क्या कहा जाता है? जलपाईगुड़ी में इसको जलपाईगुड़ी के थेम्स। कराला नदी को क्या कहा जाता है? जलपाईगुड़ी के थेम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलपाईगुड़ी के थेम्स कहा जाता है। किसको? कराला नदी को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बताइए मानव की त्वचा का रंग कौन प्रदान करता है? एडेनोसिन, थायमिन, मेलानिन या गुआनिन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मेलानिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मेलानिन हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। देखिए जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाए जाने वाला रूप यूमेलिन है। देखिए यूमेलिन एक इसका रूप है, मेलानिन का एक रूप है यूमेलेनिन। यूमेलेनिन इसका ही रूप है। किसका? मेलानिन का। मेलानिन का रूप है यूमेलिन, जो जीवों में सबसे अधिक पाया जाता है। जो जीवों में सबसे अधिक पाया जाता है यूमेलिन। चलिए आते हैं, अब तो आते नहीं है अब है क्या? अरे एक और क्वेश्चन है, दल बदल से क्या अभिप्राय है? दल बदल से क्या अभिप्राय है? देखिए बिहार का चुनाव होने वाला है, बिहार का चुनाव होने वाला है, तो आप लोग सावधानी से जिसका वोटर आई कार्ड है वो सावधानी से वोट दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चुनाव के समय में अब आ गया है, क्या होगा? दल बदल होगा, इधर से उधर नेता भागेंगे। तो आप लोग अच्छे नेता चुनिए और अच्छे सरकार बनाइए बिहार का। चलिए दल बदल से क्या अभिप्राय है बताइए? चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, चुनाव जीतने से पूर्व दल बदलना, चुनाव हारने के पश्चात दल बदलना, या चुनाव हारने से पूर्व दल बदलना? बताइए दल बदल कब होता है? देखिए दल बदल से क्या? चुनाव जीतने के बाद दल बदलना, चुनाव जीतने के बाद दल बदलना, इसका यही सही आंसर होगा। तो चलिए आते हैं फिर अगले वीडियो में। तो प्लीज, और कुछ आप लोगों को सीखने को मिला होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर बहुत सारे कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।